हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन। यानी इसमें हम जो त्वरक का सिद्धांत है उस सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये यूट्यूब लेक्चर। त्वरक का सिद्धांत, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं। त्वरक जो सिद्धांत है इसका प्रयोग सबसे पहले जो है अफ्तालियन ने किया था 1907 में। उसके बाद में बेरेकडाइक है, क्लार्क है, उन्होंने भी जो है त्वरक सिद्धांत का जो है आगे प्रतिपादन करने में जो है अपना योगदान दिया है। लेकिन जो त्वरक का सिद्धांत है उसको जो है पब्लिसिटी मिली हेरल्ड के विकास के मॉडल में, क्योंकि हेरल्ड ने अपने विकास के मॉडल के अंदर जो त्वरक के सिद्धांत का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि भी एक देश के अंदर जो है संतुलित विकास की दर जो किसके बराबर होनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने जो त्वरक का प्रयोग किया था। दूसरा जो हिग्स था, हिग्स ने भी अपने व्यापार चक्र के सिद्धांत के अंदर जो है त्वरक के सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो जो हेरल्ड और जो हिग्स है इनके जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के बाद से जो है त्वरक के सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसके अलावा सैमुअल्सन है, उन्होंने भी अपने सिद्धांत के अंदर गुणक और त्वरक दोनों की अंतःक्रिया का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था किस प्रकार से गुणक और त्वरक जो है एक साथ एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार त्वरक का जो सिद्धांत है वो 1907 से लेकर के जो है धीरे धीरे आगे जो बढ़ता गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि त्वरक का जो सिद्धांत है वो केन्ज का जो गुणक का सिद्धांत था उससे पहले ही शुरू हो गया था। यानी गुणक का जो सिद्धांत है वो केन्ज ने अपने 1936 के अंदर अपनी पुस्तक में दिया था, लेकिन इससे पहले ही जो है त्वरक जो है उसके ऊपर जो है डिस्कस जो है अर्थशास्त्रियों में होने लगा था। त्वरक का अर्थ क्या होता है? वैसे तो त्वरक जो है वो गणित की धारणा है, किंतु अर्थशास्त्र के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें त्वरक का, तो त्वरक का अर्थ होता है चलन गति में होने वाले परिवर्तन की दर। जैसे कोई भी व्हीकल होता है, व्हीकल के अंदर जो है एक्सीलरेटर होता है। अब एक्सीलरेटर क्या होता है, वो क्या काम करता है? या तो अगर आप एक्सीलरेटर को दबाएंगे तो चलन गति बढ़ जाएगी। अगर हम एक्सीलरेटर को जो वो धीरे करेंगे तो उससे चलन गति है वाहन की वो कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से एक्सेलरेटर जो होता है उसी का ही जो है हिंदी रूपांतरण है त्वरक है। तो ये जो है चलन गति में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। तो अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर जो त्वरक का अर्थ है वो क्या लेते हैं, इसमें भी हम चलन गति की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण शुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन की दर है वही जो है त्वरक कहलाती है। यानी यहाँ पर जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के कारण जो है इकोनॉमी के अंदर मांग बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नया निवेश किया जाता है। तो उस किस दर से जो है नया निवेश किया जाएगा मांग के बढ़ने पर, उसी दर को आप जो है त्वरक कहते हैं। तो इस प्रकार त्वरक जो है वो एक प्रकार से प्रेरित निवेश होता है, क्योंकि यह जो है मांग या आय में होने वाली वृद्धि से प्रेरित होकर के किया जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल सा अर्थ है, जब कभी भी मांग बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें जितना निवेश करना पड़ता है, जिस दर से निवेश करना पड़ता है, वही जो है त्वरक कहलाता है। जब आय के बढ़ने पर मांग बढ़ेगी तो जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग है उनमें अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है। अतिरिक्त क्षमता का मतलब क्या है कि अगर थोड़ी सी भी मांग बढ़ती है तो वर्तमान उद्योग अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता से उस मांग को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उद्योग जो होते हैं अपनी फुल कैपेसिटी में उत्पादन कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी मांग बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नया निवेश करना पड़ेगा। अब ये जो नए निवेश की मात्रा है वो मांग की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। यानी जितनी मांग बढ़ती है उसके मुकाबले निवेश जो होता है वो ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक भी वस्तु की मांग बढ़ी है तो उस एक भी वस्तु की मांग का उत्पादन करने के लिए हमें पूरी की पूरी मशीन लगानी पड़ेगी और उस मशीन की कीमत जो उस वस्तु के मुकाबले काफ़ी अधिक होगी। तो हमेशा ही जब कभी भी मांग बढ़ती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ता है।
यह निवेश कितना किया जाएगा, यह कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निर्भर करता है, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करता है। अब पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा आगे देखते हैं। मान लीजिए कि भी एक दरी बनाने वाला कारखाना है और इसमें जो है अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन हो रहा है, यानी जितनी एक दरी बनाने वाले कारखाने की क्षमता है उस अपनी पूरी कैपेसिटी से यह प्रोडक्शन कर रहा है। यदि एक भी दरी की मांग बढ़ती है तो एक नया करगा लगाना पड़ेगा। अब दो दरियों की प्रतिदिन के हिसाब से मांग बढ़ती है कि पहले जो भी मांग का लेवल था उसमें 2 दरियों की डिमांड ऐड हो जाती है प्रतिदिन, और एक दरी की जो कीमत है वो 100 रुपये है और करगे की जो कीमत है वो 1000 रुपये है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक दिन में कितने रुपए की दरियों की मांग बढ़ी, 200 रुपये की दरियों की मांग बढ़ी। अब उस 200 रुपये की दरियों की मांग को पूरा करने के लिए एक करगा तो कम से कम लगाना पड़ेगा। अब उस एक करगे की जो कीमत है वो है 1000 रुपये। तो कितने रुपए की पूंजी की ज़रूरत है, 1000 रुपये की पूंजी की ज़रूरत है। तो आप देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या आता है, कुल पूंजी कितनी है 1000 रुपये की और मांग कितनी है 200 की, यानी उत्पादन में वृद्धि 200 की है। उस वृद्धि को पूरा करने के लिए हमें 1000 रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। तो जब इनको काटेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा, 5:1। अब पूंजी उत्पाद अनुपात क्या बताता है हमें कि जब कभी भी करगे के अंदर अपन निवेश की बात करेंगे तो 1 रुपये की वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 5 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। यही कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है 1 रुपये की के बराबर किसी वस्तु की इकाई का उत्पादन करने के लिए जितने रुपए की पूंजी का निवेश करने की आवश्यकता होती है उसे हम पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। तो मांग के बढ़ने पर कितना निवेश किया जाएगा ये कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निर्भर करता है। और दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो त्वरक जो होता है वो कैपिटल आउटपुट रेशियो ही होता है। अगर यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो 3:1 होता तो यहाँ पर त्वरक की वैल्यू कितनी होती, 3 हो जाती। अब यहाँ पर त्वरक की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस प्रकार से इसमें जब कभी भी मांग बढ़ेगी तो 5 गुना ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। यही त्वरक है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि 1 रुपये की बराबर अगर मांग बढ़ती है तो उसके लिए हमें 5 रुपये की पूंजी का के बराबर निवेश करने की ज़रूरत होगी। अब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पीटरसन के शब्दों में त्वरक सिद्धांत से ज्ञात होता है कि शुद्ध निवेश अर्थात अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन की दर अंतिम उत्पादन की परिवर्तन दर का फलन है। यहाँ पर देखिए आपकी शुद्ध निवेश कितना किया जाएगा या पूंजी के स्टॉक में कितनी वृद्धि होगी, किस बात के ऊपर निर्भर करता है, उत्पादन में होने वाले परिवर्तन की दर पर। क्योंकि उत्पादन या मांग अगर मांग बढ़ती है तो फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से हमें उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध निवेश या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरी जो परिभाषा है क्लार्क के अनुसार त्वरक अतिरिक्त पूंजी की वह मात्रा है जो बिक्री की एक इकाई में होने वाली वृद्धि का उत्पादन करने के लिए चाहिए। तो ये वही बात आ गई कि एक इकाई की बराबर मांग को पूरा करने के लिए हमें कितना निवेश करना पड़ता है, कितनी पूंजी की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, वही जो है त्वरक कहलाता है। अब इसकी एजम्पशन है। सबसे पहली एजम्पशन है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं पाई जाती, यानी प्रत्येक उपभोक्ता उद्योग जो होता है अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहा होता है। अगर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उनमें मौजूद है तो मांग के बढ़ने पर हमें नया निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी मौजूदा फैक्ट्री के अंदर ही जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो नया निवेश हमें तभी करने की ज़रूरत पड़ेगी मांग के बढ़ने पर जब वर्तमान उद्योगों से उत्पादन बढ़ाना असंभव हो। तो वो तभी होगा जब प्रत्येक उद्योग जो है अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहा होगा। दूसरी इसकी एजम्पशन है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो स्थिर रहता है। एक बार हमने कैपिटल आउटपुट रेशियो फाइंड आउट कर लिया, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो 5:1 फाइंड आउट किया था। इसका मतलब जब कभी भी हम अर्थव्यवस्था के अंदर मांग बढ़ेगी तो हमें जो है 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है मांग में होने वाली वृद्धि जो है स्थायी रूप से होती है।
कि मांग ये नहीं है कि भी एक बार बढ़ गई दोबारा मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक उत्पादक तभी निवेश करेगा जब उसको ये लगेगा कि मांग जो परमानेंटली बढ़ रही है। तो मांग में जो वृद्धि है वो स्थायी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मांग के बढ़ने पर फर्म जो है अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी, क्योंकि त्वरक तभी काम करेगा जब मांग के बढ़ने पर निवेश किया जाएगा। अगर मांग के बढ़ने पर निवेश नहीं किया जा रहा है तो त्वरक का कोई महत्व नहीं है। पूंजीगत पदार्थ अविभाज्य होते हैं। इसका मतलब हमें किसी भी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी की कम से कम एक मात्रा लेनी पड़ेगी, उसको अपन टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे सिलाई मशीन है, अगर एक सिलाई के सूट की भी डिमांड बढ़ती है, तो ये नहीं कि भी हम थोड़ी सी मशीन का भाग ले लेंगे, हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट नहीं सकते, हमें जो पूरी की पूरी मशीन ही खरीदनी पड़ेगी। तो कोई भी जो पूंजीगत पदार्थ होता है वो अविभाज्य होता है, इसलिए कम से कम पूंजीगत पदार्थ की एक मात्रा जो है लेनी पड़ती है। उत्पादक वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है। उत्पादक वस्तु उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी मशीनों का उत्पादन करते हैं, तो उनमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब अगर मशीनों की मांग बढ़ती है, पूंजी की मांग बढ़ती है, तो उसके लिए नया निवेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन करने वाले उद्योग है उनमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मौजूद है, यानी वो पुराने निवेश से ही जो है बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है, वित्त या साख की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। यानी जो भी निवेशक निवेश करना चाहता है, जब कभी भी उसके निवेश की इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, तो उसे जो है वित्त की तुरंत उपलब्धता होगी। यानी पूंजी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वित्त की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, क्योंकि जब कभी भी मांग बढ़ती है तो हम निवेश तो कर देंगे, लेकिन निवेश के साथ साथ जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो है ये मान्यता ली गई है कि उत्पादन के जो साधन पूर्णतः लोचदार है, यानी वर्तमान कीमत के ऊपर उत्पादन के साधनों की जितनी चाहे उतनी मांग की जा सकती है, उनकी पूर्ति अवेलेबल रहेगी। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग स्थिर प्रतिफल की अवस्था में उत्पादन करते हैं। इसका मतलब जो जब कभी भी पूंजीगत पदार्थों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, यानी मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, तो उसके अंदर जो है अतिरिक्त लागत नहीं आएगी, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो स्थिर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मान्यता ली गई कि उत्पादन के जो है स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला है W=Δk/Δy। W यहाँ पर त्वरक है, डेल्टा के यहाँ पर पूंजी की मात्रा में परिवर्तन है, और डेल्टा वाई यहाँ पर आय में परिवर्तन है। तो त्वरक जो होता है वो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण पूंजी में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। अब डेल्टा के जो होता है वो किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट के बराबर, कि ये शुद्ध निवेश के बराबर होगा। पूंजी में परिवर्तन जो होता है वो शुद्ध निवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप डेल्टा के की जगह आई रख सकते हैं। तो W अब क्या हो जाएगा? डेल्टा के की जगह हमने आई रख दिया, तो I/डेल्टा वाई। तो इसका मतलब आय में होने वाले परिवर्तन के कारण निवेश जो होता है उसका अनुपात है वो त्वरक कहलाता है। अब यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है? वाई में परिवर्तन, आय में परिवर्तन क्या है? वो क्या है, किसके बराबर होता है? YT, यानी वर्तमान अवधि की आय माइनस YT-1, यानी वर्तमान से एक अवधि पहले की आय, यानी पिछली अवधि की आय और वर्तमान अवधि की आय में जो अंतर है वही जो है डेल्टा वाई है। ये इन सभी के जो अर्थ है वो बता रखी है, जिसको अपन पहले डिस्कस कर ही लिया। अब इसी को आप एक टेबल के द्वारा देखते हैं। उसके लिए पहले आप अजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पर हम जो त्वरक की वैल्यू 3 मानेंगे। 3 का मतलब क्या है? जब कभी भी मांग बढ़ेगी तो उसका 3 गुना ज़्यादा हमें जो है पूंजी में वृद्धि करनी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा। और घिसावट जो है 1/5 है। अब यहाँ घिसावट का मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो जो पुरानी पूंजी होती है उस पुरानी पूंजी के अंदर जो है वो घिसावट है वो होती रहती है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी पुनर्स्थापन निवेश करना पड़ता है। अब पुनर्स्थापन निवेश वह निवेश होता है जो
पुरानी टूट-फूट को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब अगर आप मशीनें हैं उनमें टूट-फूट होती रहेगी, तो उससे जो उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो उत्पादन क्षमता को बनाए रखता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पुनर्स्थापन निवेश जो होता है उसके कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होती। यानी वो नई पूंजीगत मशीनों पर निवेश नहीं होता, बल्कि वो पुरानी मशीनों की मरम्मत के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अब हमारे पास में ये तालिका है जिसके अंदर हमने एक लिया अवधि, 1 से लेकर के 7 अवधियों की बात करेंगे। दूसरा हमारा उत्पादन या आय है। तीसरा पूंजी, यहाँ पर K इज इक्वल टू 3Y। 3Y का मतलब क्या है कि पूंजी में जो वृद्धि होगी वो मांग में वृद्धि के 3 गुना ज़्यादा होगी, यानी आय या मांग में वृद्धि के 3 गुना ज़्यादा पूंजी में वृद्धि की जाएगी। घिसावट 1/5 कैपिटल की कुल पूंजी है उसका 1/5 हिस्सा घिसावट में चला जाता है। पुनर्स्थापन इन्वेस्टमेंट और शुद्ध निवेश क्या होता है? KT माइनस KT माइनस 1, यानी 2 अवधियों के निवेश का जो अंतर है वो जो है क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश कहलाता है। और कुल निवेश जो होगा वो शुद्ध पुनर्स्थापन निवेश और शुद्ध निवेश का जोड़ होगा। तो पहली अवधि में देखिए, कुल उत्पादन 500, आय में जो आय है वो 500 की है, तो पूंजी में जो हमें वृद्धि करनी पड़ेगी या निवेश किया जाएगा वो कितना होगा? 1500 का। अब घिसावट 1/5 है, क्योंकि अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया ही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो घिसावट बिल्कुल भी नहीं होगी, घिसावट इससे अगली अवधि में आएगी, तो पुनर्स्थापन निवेश भी 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना, घिसावट के बराबर ही पुनर्स्थापन निवेश होगा। तो शुद्ध निवेश और कुल निवेश एक बार ये छोड़ दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अवधि में आप इनको डिस्कस करेंगे। अब दूसरी अवधि में देखिए, मांग बढ़ करके कितनी हो जाती है? 510 की। उत्पादन या मांग या आय बढ़ करके 510 की हो जाती है। अब उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? केवल 10 की, क्योंकि पहली अवधि में 500 था, दूसरी अवधि में कितना हो जाता है? 510 हो जाता है। अब पहली अवधि में निवेश 1500 है, अब निवेश में जो है 3 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, तो मांग में कितनी वृद्धि है? केवल 10 की, तो निवेश में कितनी होगी? इसका 3 गुना 30 की, तो निवेश 1500 से बढ़ करके 1530 हो जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर घिसावट जो व्यय है वो पिछली अवधि का अब की बार घिसावट होगी, क्योंकि मशीन ली है तो उसकी एक अवधि के बाद में उसमें घिसावट होती है। तो यहाँ पर 1500 का 1/5 जो है 300 रुपये की घिसावट हो जाएगी। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 300 का। अब शुद्ध निवेश कितना है? शुद्ध निवेश का फार्मूला KT माइनस KT माइनस 1, यानी एक अवधि पहले और वर्तमान अवधि। वर्तमान अवधि का मतलब क्या है? दूसरी अवधि की पूंजी। दूसरी अवधि की पूंजी कितनी है? 1530। इससे पहली अवधि की पूंजी कितनी है? 1500। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 का। तो शुद्ध निवेश हो जाएगा 30 का, क्योंकि मांग बढ़ी थी 10 की, हमने जो है इसका 3 गुना ज़्यादा निवेश कर दिया 30, तो शुद्ध निवेश हो जाएगा 30 का। और कुल निवेश कितना हो जाएगा? 330 का। अब तीसरी अवधि में ये यहाँ पर जो मांग और उत्पादन में वृद्धि है मानी गई है, लेकिन इसके आगे की चीज़ें जो चीज़ें हैं वो मांग या जो आय में वृद्धि हो रही है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो तीसरी अवधि में हमने मान लिया कि भी मांग बढ़ करके हो जाती है 525 की। अब पहली अवधि में, दूसरी अवधि में मांग कितनी थी? 510। अब की बार मांग कितनी बढ़ी है? 15 की, क्योंकि 10 से बढ़ करके 25 हो गई, तो 15 का 3 गुना निवेश बढ़ेगा। पहले 30 था, अब 45 इसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1575। ये आप सीधा कर सकते हैं, 525 का 3 गुना 1575। और अब की बार आप देखिए घिसावट कितनी होगी? पिछली अवधि में, दूसरी अवधि में पूंजी कितनी थी? 1530। 1530 का 1/5 हिस्सा, पाँचवा हिस्सा कितना हो जाएगा? 306 रुपये की घिसावट हो जाएगी। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 306 ही हो जाएगा। अब शुद्ध निवेश कितना होगा? 1575 माइनस 1530, यानी 45 रुपये का शुद्ध निवेश हो गया। अब कुल निवेश 306 प्लस 45, 351। अब अपन चौथी अवधि में देखते हैं कि भी इनकम बढ़ करके कितनी हो गई? 550। अब 550 का 3 गुना पूंजी में वृद्धि होगी, 1650 हो जाएगी। अब 1575 जो है इसमें 1/5 जो है वो घिसावट होती है, तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 315 का। और शुद्ध निवेश में वृद्धि कितनी होगी? तीसरी अवधि का कुल पूंजी देखिए 1575 है, और चौथी अवधि की कुल पूंजी 1650 है, तो 1650 माइनस 1575, 75 रुपये का शुद्ध निवेश होगा। तो ऐसे में निवेश में जो वो 3 गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले उसमें मांग के मुकाबले शुद्ध निवेश 3 गुना बढ़ेगा। मांग
525 की पहले थी, 550 की होगी, यानी 25 की मांग बढ़ने पर 75 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो कुल निवेश कितना हो जाएगा? पुनर्स्थापन निवेश प्लस शुद्ध निवेश यानी 315 प्लस 75 बराबर 390। अब अपन चलते हैं पांचवी अवधि। पांचवी अवधि में जो है मांग बढ़ी कितने की? 550 से 575 पर, यानी 25 की मांग बढ़ी। तीसरी से चौथी अवधि में 25 की बढ़ी थी। तो यहाँ पर जो है कुल पूंजी में वृद्धि कितनी होगी? 575 गुणा 3, 1725। अब यहाँ पर जो है पुनर्स्थापन निवेश कितना होगा? पहली अवधि में कुल पूंजी कितनी है? 1650। 1650 का 1/5 330 हो गया। तो गिसावट 330 की, तो पुनर्स्थापन निवेश भी 330 का। अब शुद्ध निवेश कितने का बढ़ा? 1575 माइनस 1650, 75 का। अब आप यहाँ पर देखिए, जब 525 से बढ़कर के 550 हुई थी मांग या आय, तो 75 का इन्वेस्टमेंट हुआ था। और यही वृद्धि दर आगे भी रहती है, क्योंकि 25 की आगे बढ़ती है, 50 से 75 पर चले गए, तो इन शुद्ध निवेश भी 3 गुना ही बढ़ेगा, 75। अब कुल निवेश हो जाएगा पुनर्स्थापन निवेश 330 प्लस 75 405। नेक्स्ट अवधि में आप देखिए 575 की पहले आई थी, नेक्स्ट अवधि में 575 ही होती है, यानी किसी प्रकार की कोई नई मांग पैदा नहीं हुई। तो पहले निवेश कितना था? 1725 का। अब भी निवेश कितना है? 1725 का ही। लेकिन यहाँ पर कुल निवेश फिर भी होगा शुद्ध जो है, क्योंकि 1775 पिछली अवधि की जो कुल पूंजी उसमें गिसावट हो जाएगी 345 रुपए की। तो 345 का हमें जो है पुनर्स्थापन निवेश किया जाएगा, लेकिन शुद्ध निवेश कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली अवधि की पूंजी कितनी है? 1725, अब की अवधि की भी 1725, तो दोनों का जो अंतर है वो शून्य है। तो कुल निवेश कितना हो जाएगा? 345 प्लस शून्य बराबर 345। तो यहाँ पर आप देखिए, जब कभी भी निवेश में वृद्धि आय में या मांग में वृद्धि हुई, तो उसका 3 गुना ज़्यादा शुद्ध निवेश से बड़ा है। और कुल निवेश जो होता है वो पुनर्स्थापन निवेश और शुद्ध निवेश का जोड़ होता है। अब आप 7वीं अवधि में देखते हैं, पहले मांग कितनी थी? 575 की। अब मांग कम हो गई है 560 की, यानी मांग में कितनी कमी आई? 15 की। तो 15 की कमी आने का मतलब क्या है? 45 रुपए की पूंजी के बराबर इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो 560 गुणा 3, 1680। अब 1725 में से आप देखिए 1680 और 1725 का जो डिफरेंस है वो 45 का है। अब यहाँ पर पुनर्स्थापन निवेश कितना होगा? 1725 का 1/5 345 हो जाएगा। अब यहाँ पर निवेश में जो शुद्ध निवेश है उसमें क्या परिवर्तन होता है वो आप यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पर शुद्ध निवेश -45 है। -45 का मतलब मांग जब 3 गुना कम 15 की कम हो गई, तो उसका 3 गुना जो है निवेश में कमी आती है, क्योंकि मांग पहले 575 की थी, अब मांग 560 की होगी, 15 की कमी हुई, तो उसमें 45 रुपए के बराबर इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी। तो शुद्ध कुल निवेश कितना होगा? 345 प्लस में -345, यानी 300 रुपये का निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि भी गुणक है उसी की तरह जो है त्वरक है वो भी दो धारी तलवार है। जब कभी भी मांग में वृद्धि होती है तो उसके कारण निवेश में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। जब कभी भी निवेश में मांग में कमी होती है तो उससे कई गुना ज़्यादा निवेश में कमी होगी। तो यहाँ पर हमने जो है त्वरक का मूल्य 3 लिया था, तो 3 गुना ज़्यादा ही तो वृद्धि हो रही है मांग के बढ़ने पर, और मांग के कम होने पर 3 गुना ज़्यादा ही निवेश कम हो रहा है। तो ये हमारे एक टेबल के द्वारा जो है हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो है त्वरक है वो कार्य करता है। और इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।